हेलो छात्रों, इसके पूर्व तासिका में हमने यह देखा था कि काम में व्यस्त सिरचन ने मंजली भाभी की बातें सुनी और उन्हें गुस्सा आया। गुस्से से उन्होंने फौरन उत्तर दिया। वह बोला कि अरे मंजली भाभी बहुरिया, अगर तुम मोहर छाप वाली धोती क्या, लेकिन मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता भी देती ना, तो भी मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करता, क्योंकि ये जो कर रहा हूँ मैं, ये मानू दीदी के अवसर के लिए कर रहा हूँ। ये मानू दीदी काकी की लाडली बिटिया है छोटी, और लाडली बहन के साथ, जैसे मेरी ये लाडली बहन है छोटी बहन, मैं उन्हें अपनी बहन ही मानता हूँ। और बहन तो क्या, लेकिन बहन का जो पति है, जो शहर में एक बड़ा अफसर आदमी है, अफसर बोले तो अधिकारी, ऐसे अफसर आदमी ने जो मांग की है शीतल पार्टी की, चिक की, इसलिए मैं ये सभी अच्छा बना रहा हूँ। आपके लिए तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता। इस तरह यही उत्तर उन्होंने मंजली भाभी से दिया है। मंजली भाभी का मुंह लटक गया। जब सिरचन की बातें सुनी तो मंजली भाभी का मुंह लटक गया। मुंह लटक जाना, यही जो मुहावरा है, इसका मतलब है निराश होना, मुंह लटक जाना। निराश होना। जैसे ही सिरचन की बातें उन्होंने सुनी तो ये मंजली भाभी बड़ी निराश होती है। मेरी चाची ने फुसफुसा कर कहा, किससे बात करती है बहू, मोहर छाप वाली धोती नहीं, मूंगी या लड्डू। बेटी की विदाई के समय रोज मिठाई जो खाने को मिलेगी, देखती है ना। देखो, मंजली भाभी तो निराश हो गई सिरचन की बातों से, लेकिन चाची जो थी, लेखक की चाची, ये लेखक की चाची भी इस पाठ में पात्र आ गया है। जो लेखक के घर में उनकी माँ पिता, फिर चाची, ये सभी जैसे बड़ा सा परिवार है। उसमें दो भाभी भी है उनकी, लेखक की बड़ी भाभी मंजली भाभी, चाची, माँ, ये सभी, और उनकी बहन जिसका नाम है मानू। ऐसे उनका परिवार बहुत सा बड़ा है। बड़े परिवार में रहने वाले ये लोग हैं। और ऐसे ही बड़े परिवार में ये तो ऐसा होता रहता है, क्योंकि अगर बड़े परिवार में अनेक औरतें होती है तो औरतों के बीच में ऐसी ईर्ष्या तो चलती रहती है। अब चाची फुसफुसा कर उन्हें कहती है कि अरे किससे बात करती है बहू तू, जो कि मोहर छाप वाली धोती ही नहीं सिर्फ, बल्कि मूंगी या लड्डू जो खाने को मिलेंगे सिरचन को, जो अभी बेटी की विदाई हो रही है। बेटी कौन है? मानू, जो काकी की लाडली बिटिया है, उनकी विदाई होने वाली है। विदाई करना बोले तो ससुराल भेज देना, जो कि अभी ससुराल जाने वाली है। ये जाने से पूर्व इन्हें हर रोज कोई ना कोई मिठाई, कोई ना कोई पकवान बनाया जाएगा, और उसके साथ साथ सिरचन को भी ये सभी मिठाई और पकवान खाने को मिलेंगे, है ना बहू। इस तरह ये चाची जैसे जल भूनकर, जलना भूनना बोले तो ईर्ष्या करना, ऐसी ईर्ष्यावश वह अपने मंजली भाभी से, यानी कि उनकी जो 2 नंबर की बहू है, जेठानी की बहू, उन्हें ये ऐसी बातें कर देती है। और जिससे ये सिरचन जो है, सिरचन सुनता है तो उन्हें भी जरा सा बुरा लगता है। इस तरह ये ऐसी बातें मंजली भाभी और चाची के बीच में होती है, जैसे वह जेठानी की बेटी विदाई होने वाली है, उन्हें इतनी अच्छी चीज़ें बनाकर ये सिरचन देने वाला है। इससे यह दोनों भी औरतें जैसे जलती है, ईर्ष्या करती है। दूसरे दिन चिक की पहली पांति में 7 तारे जगमगा उठे। 7 रंग के 7 भैया तारा अपने काम में मगन सिरचन को खाने पीने की सूध नहीं रहती। देखो, दूसरे दिन फिर ये जो चिक बन रहा था, चिक की पहली पांति, पांति बोले तो पहली पंक्ति, जो कि जैसे तैयार हो गई, उसमें 7 तारे जगमगा रहे थे।
इतने सत रंगों वाला ये चिक बनाया जा रहा था, इतना सुंदर कि जैसे आँखों को बहुत ही प्रसन्नता लगती थी उन्हें देखकर। दिन भर ये मग्न होकर सिरचन काम करता था, जैसे उन्हें खाने पीने की सूध तक नहीं रहती थी। चिक में सुतली के फंदे डालकर उसने पास पड़े सूप पर निगाह डाली। चिवड़ा और गुड़ का एक सूखा ढेला। मैंने लक्ष्य किया, सिरचन की नाक के पास 2 रेखाएं उभर आई। मैं दौड़कर माँ के पास गया और माँ, आज सिरचन को कलेवा किसने दिया है? ये सिर्फ चिवड़ा और गुड़। देखो, कलेवा का मतलब क्या होता है? कलेवा बोले तो नाश्ता, सुबह का नाश्ता जो होता है वही कलेवा कहलाता है। कलेवा नाश्ता। देखो, जब लेखक ने जब देखा कि पास में एक सूप पड़ा है, सूप जानते हैं आप, उसी सूप में किसी ने सिरचन के लिए कलेवा रखा था, नाश्ता रखा था, जिसमें एक और चिवड़ा था, चिवड़ा, और दूसरी ओर गुड़ का सूखा ढेला। ढेला बोले तो जैसे छोटा सा ढेला होता है ना गुड़ का, ऐसा ढेला एक और रखा हुआ था। जब लेखक ने ये देखा तो उन्हें भी बहुत बुरा लगा कि ऐसा नाश्ता सिरचन के लिए क्यों दिया है। उन्होंने दौड़कर जाकर माँ से पूछा कि माँ, ये कलेवा सिरचन को किसने दिया है, नाश्ता किसने दिया है? तब माँ रसोई घर के अंदर पकवान आदि बनाने में व्यस्त थी। बोली, अरे मंजली, सिरचन को बूंदिया क्यों नहीं देती? तब माँ तो अपने कामों में व्यस्त थी, जो रसोई घर में रसोई बना रही थी, कोई पकवान बना रही थी। इस समय वही बड़ी व्यस्त थी, लेकिन व्यस्तता से ही उन्होंने अपने मंजली भाभी यानी कि मंजली बहू से पूछा कि अरे मंजली, सिरचन को बूंदिया क्यों नहीं दी? बूंदी जो होती है ना लड्डू की, वही बूंदिया क्यों नहीं दी? ऐसे उन्होंने पूछा। बूंदिया मैं नहीं खाता काकी, सिरचन के मुंह में चिवड़ा भरा हुआ था, गुड़ का ढेला सूप के एक किनारे पर पड़ा रहा, अछूता बोले तो स्पर्श न करते हुए, जैसे कि गुड़ भी उन्होंने खाया नहीं, लेकिन चिवड़ा खा रहा था। जब चिवड़ा खाते खाते उन्होंने सुना कि बूंदिया, माँ जो कह रही थी बूंदिया क्यों नहीं थी सिरचन को, तब उन्होंने ही बाहर से उत्तर दिया कि काकी, मैं ये बूंदिया नहीं खाता। ऐसा कहकर वह चिवड़ा ही खा रहा था, लेकिन गुड़ के ढेले को हाथ भी नहीं लगाया था। माँ की बोली सुनते ही मंजली भाभी की भवें तन गई। मुट्ठी भर बूंदिया सूप में फेंक कर चली गई। देखो, माँ ने जब कहा मंजली भाभी को कि बूंदिया क्यों नहीं देते सिरचन को, तब मंजली भाभी को बहुत गुस्सा आता है। भवे तनना बोले तो गुस्से से, क्रोध से जो भवों को तना जाता है, ऐसे भवे तन गई और वही गुस्से में आकर मुट्ठी भर बूंदिया लाती है और सूप में फेंक कर चली जाती है। सिरचन ने पानी पीकर कहा, मंजली बहुरानी अपने मैके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोलकर बांटती है क्या? देखो, सिरचन ने पानी पिया चूड़ा खाने के बाद और फिर कहा कि अरे बहुरानी, मंजली बहुरानी, अपने मैके से ये बूंदिया आई है क्या, जो इतनी हाथ खोलना बोले तो उदारता से देना, ऐसी उदारता से मुझे इतनी बांटती है। इस तरह उन्होंने जो घरवाली औरतों के साथ बात छेड़ी, तो ये घरवाली मंजली भाभी चाची क्या चुप बैठने वाली थी क्या? नहीं, ये तो बड़ी ईर्ष्या करती थी पहले ही मानू से, उनके माँ से, और फिर उन्हें बड़ा गुस्सा आया। गुस्से से उन्होंने बस मंजली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। उन्हें इतना गुस्सा आया कि वह अपने कमरे में जाकर रोने लगी। चाची ने माँ के पास जाकर कहा, मुँह लगाने से सिर पर चढ़ेगा ही, किसी के नहर ससुराल की बात क्यों करेगा वह। देखो, तब चाची माँ के पास चली जाती है, क्योंकि ये जेठानी देवरानी है ना, इसलिए जेठानी से ये देवरानी कहती है चाची लेखक की कि अरे तुमने इतना सिरचन को सिर पर क्यों चढ़ाया है,
जो कि उन्हें मुंह में बीच बीच में बोलने के लिए जब अवसर दिया जाएगा तो ऐसे ही सिर पर बैठेगा। इतना सिर पर क्यों बैठ लिया है, जो कि किसी औरतों के नहर और ससुराल की बात करता है। नहर का मतलब क्या होता है? मायका, यानी कि अपने माँ पिता का घर, और ससुराल बोले तो पति का घर। इस तरह ये नहर और ससुराल की बातें करने के लिए बाहर के कोई किसी आदमी को बीच में मुंह डालने की आवश्यकता ही क्या है? उसे इतना तुमने सिर पर क्यों चढ़ाया है? इस तरह ये चाची अपने जेठानी से, यानी कि लेखक की माँ से कहती है, मंजली भाभी माँ की दुलारी बहू है। माँ तमक कर बाहर आई, सिरचन तुम काम करने आए हो, अपना काम करो। बहुओं से बदकुट्टी करने की क्या जरूरत? जिस चीज़ की जरूरत हो मुझसे कहो। देखो, ये मंजली भाभी को सिरचन ने कहा था कुछ ऐसा वैसा। तब मंजली भाभी तो माँ की दुलारी बहू थी। दुलारी बोले तो लाडली। ऐसी लाडली बहू, कई लाडली होती है, कई थोड़ी सी अलग होती है, जो कि माँ सभी पर समान प्यार तो करती है, लेकिन ऐसा थोड़ा सा फर्क तो दिखाई देता है। इसी तरह ये मंजली भाभी तो माँ की जैसी दुलारी लाडली बहू थी। माँ को बहुत गुस्सा आया। माँ तमक कर बोली, बाहर आई। तमकना बोले तो गुस्सा करना, तमक कर, तमकना, गुस्सा करना। गुस्सा करते हुए माँ बाहर आई और बोली, सिरचन तुम अपने काम में ध्यान दो, तुम अपना अपना काम करो। बहुओं से बतकुट्टी करने की क्या जरूरत है? बतकुट्टी करना, किसी की बात को काट देना। बोलते समय अगर बीच में कोई दूसरों ने, ये वाद विवाद जो होता है ना, ऐसे बतकुट्टी करने की जरूरत ही क्या है? जिस चीज़ के तुम्हें ज़रूरत हो वही मुझे बता दो, मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन बहुओं से बात मत करो या उनकी बातों को काटना मत सीखो। सिरचन का मुंह लाल हो गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। बांस में टंगे हुए अधूरे चीक में फंदे डालने लगा। देखो, माँ की ये बात सुनकर सिरचन का मुंह लाल हो गया, यानी कि उन्हें भी बड़ा गुस्सा आया। गुस्से से उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जो बांस के टंगे हुए फंदे को ऐसे टंगा कर वही काम करता था, ऐसे चिक के अधूरे फंदे में एक फंदा दूसरे फंदे में डालने लगा और चिक भूनने लगा। मानू पान सजाकर बाहर बैठक खाने में भेज रही थी। चुपके से पान का एक बीड़ा सिरचन को देती हुई इधर उधर देखकर बोली, सिरचन दादा, कामकाज का घर, 5 तरह के लोग 5 किस्म की बात करेंगे, तुम किसी की बात पर कान मत दो। देखो, मानू पान सजाकर बाहर बैठक खाने में बैठी थी, वहां से उन्होंने पान वही भेज रही थी। चुपके से उन्होंने एक पान का बीड़ा उठाया और सिरचन को देते हुए इधर उधर देखकर बोली कि कहीं कोई देख ना ले उन्हें, और उन्हें देते हुए कहा कि सिरचन दादा, कामकाज का घर है, ये बड़ा सा परिवार है। इस परिवार में अनेक लोग रहते हैं, 5 तरह के लोग रहते हैं, कि 5 किस्म के, किस्म बोले तो प्रकार, अनेक प्रकार के, 5 प्रकार के, यानी कि अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं। तो ऐसी अगर कोई बात करेंगे ना तो तुम उस पर कान मत दो। कान देना बोले तो ध्यान देना, सुनना नहीं, तुम्हें ये बात को सुनना नहीं चाहिए, ऐसा उन्होंने सिरचन दादा को समझा दिया। सिरचन ने मुस्कुराकर पान का बीड़ा मुंह में ले लिया। चाची अपने कमरे से निकल रही थी। सिरचन को पान खाते देखकर अवाक हो गई। देखो, सिरचन ने मुस्कुराकर वही पान का बीड़ा मुंह में डाल दिया, लेकिन चाची अपने कमरे से निकल रही थी। जाते जाते उन्होंने देखा कि सिरचन पान खा रहा है। जब ये पान खाने का देखकर जैसे चाची अवाक हो गई। अवाक होना, आश्चर्य में पड़ना, जैसे वही विस्मित हो गई, आश्चर्यचकित हो गई कि अरे, ये पान का बीड़ा खाता है। सिरचन ने चाची को अपनी ओर अचरज से घूरते देखकर कहा, छोटी चाची, जरा अपनी डिबिया का गमकौआ जर्दा खिलाना, बहुत दिन हुए। देखो, जब चाची वहां से जा रही थी उन्होंने देख लिया उसे। सिरचन ने देखा कि वह मुझे घूर रही है। घूरना बोले तो निरीक्षण करना, बारीकी से देखना, जैसे ये बारीकी से देख रही है कि ये क्या खा रहा है। उन्हें तो समझ गया था कि ये पान खा रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे अचरज से घूरते हुए देखकर फिर
देखा तो सिरचन ने उनकी तरफ देखा और सिरचन ने जब उनकी तरफ घूरते देखकर कहा कि अरे छोटी चाची, जरा अपनी डिबिया का गम कौवा जर्दा, ये गम कौवा बोले तो सुगंधित, जो कि सुगंध देता है ना, ऐसा जर्दा, जर्दा बोले तो तमाकू, वही जर्दा तो मुझे खिलाओ पान में, जो बहुत दिन हुए हैं खाने के। चाची कई कारणों से जली भुनी रहती थी सिरचन से। गुस्सा उतारने का ऐसा मौका फिर नहीं मिल सकता। झनकती हुई बोली, तुम्हारी बड़ी हुई जीभ में आग लगे, घर में भी पान और गम कौवा जर्दा खाते हो, चटोर कही के। मेरा कलेजा धड़क उठा, हो गया सत्यानाश। देखो, चाची पहले ही कई कारणों से जली भुनी रहती थी। जलना भुनना बोले तो ईर्ष्या करना, ऐसे ही सिरचन से वह बहुत जलती थी, भूनती थी, यानी कि ईर्ष्या बहुत करती थी, हमेशा गुस्सा करती थी उस पर। ये गुस्सा उतारने का सबसे बड़ा मौका हाथ में आ गया है, इस मौके को हमें उठाना चाहिए, ऐसा सोचकर वही झनकती हुई बोली। झनकना बोले तो चीड़ना। चीड़कर उन्होंने कहा, तुम्हारी बड़ी हुई जीभ में आग लगे, ये घर में कोई पान और गम कौवा खाया जाता है क्या? इस तरह उन्होंने बहुत और चटोर भी कहा, चटोर कही के। ऐसा जब उन्होंने झनकते हुए चीड़ते हुए कहा तो लेखक का कलेजा धड़क उठता है कि अब हो गया सत्यानाश, क्योंकि ऐसी तीखी बातों से उनका मन बहुत बर्दाश्त नहीं करता था, सहन नहीं करता था। इसलिए लेखक को पता चला कि अब कोई न कोई होने वाला है, अब यह सत्यानाश होने वाला है इस कारीगरी का। ऐसा सोचने लगा लेखक। बस सिरचन की उंगलियों में सुतली के फंदे पड़ गए। मानो कुछ देर तक वह चुपचाप बैठा, पान को मुंह में घुलाता रहा, फिर अचानक उठकर पिछवाड़े पिक थूक आया। देखो, बस सिरचन की जो उंगलियां थी, जो वही सुतली के फंदों में जो अटक गई थी, वही सुतली के फंदों में से उन्होंने अपनी उंगलियां निकाल ली और निकाल कर फिर वही पिछवाड़े गया। पिछवाड़ा जानते हैं ना, घर के पिछवाड़े, जो कि पहले ज़माने में ऐसे ही घर रहते थे कि सामने आंगन रहता था, बीच में घर रहता था और घर के पीछे कोई ऐसी खुली जगह रहती थी पिछवाड़े की ओर, जो कि अपना घूरा जो होता है ना, जो अपना कचरा डालने के लिए जगह होती थी। ऐसे पिछवाड़े के ओर जाकर उन्होंने उनकी पिक, यानी कि पान जो खाया था, वही थूक आया और अपनी छुरी हंसिया वगैरह समेट संभाल कर झोले में रखी। छुरी तो जानते हैं, और हंसिया का मतलब क्या होता है? हंसिया बोले तो विड़ा, जिसे मराठी में कहते हैं, जो कि काटने के काम में वही भी आता है। इस तरह ये हंसिया और छुरी वगैरह सभी जो सामान था वही उन्होंने झोले में डाल दिया, उनकी झोले में डाल दिया, रख दिया। टंगी हुई अधूरी चीख पर एक निगाह डाली और हनहनाता हुआ आंगन से बाहर निकल गया। अधूरी चीख जो टंगी हुई थी, टांग कर वही काम कर रहा था, वही टंगी हुई अधूरी चीख को, अधूरी बोले तो अपूरी, जो कि पूर्ण नहीं हुई थी, तो ऐसी अधूरी चीख पर उन्होंने एक निगाह का मतलब होता है नजर, ऐसी निगाह डाली। नजर, अधूरी चीख पर उन्होंने एक निगाह डाली, देखा कितना हुआ है, और वही नजर डालकर फिर वह हनहनाता हुआ, हनहनाना बोले तो बड़बड़ाना, अपने मुंह में ही बड़बड़ाता हुआ, हनहनाता, हनहनाना, बड़बड़ाना, मुंह के अंदर ही कुछ बातें बड़बड़ाता हुआ वही चला गया। मानो कुछ नहीं बोली, चुपचाप अधूरी चीख को देखती रही। सातों तारे मंद पड़ गए। जो पहले ही देखा था लेखक ने कि इतनी सुंदर चीख दिख रही थी कि 7 रंग के जैसे तारे उसमें भर रहे हैं, ऐसा लग रहा था। इतने सुंदर जैसे ये रंगों को देखकर लेखक तो कल बहुत
प्रसन्न हुआ था। लेकिन आज जब ये अधूरा छोड़कर चला जाता है तो जैसे मानो भी कुछ बोलती नहीं है, चुपचाप खड़ी रहती है, चिक को देखती है, जैसे उन्हें लगता है कि उसमें जो 7 तारे भरे हुए थे रंग बिरंगे, उन तारों को जैसे उनका प्रकाश फीका हो गया है, मंद पड़ गए हैं। माँ बोली, जाने दे बेटी, जी छोटा मत कर मानू, मेले से खरीद कर भेज दूंगी। देखो, माँ कहती है मानू को देखकर, क्योंकि मानू नाराज हो गई थी, इसलिए माँ इस मानू को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि जाने दे बेटी, जी छोटा मत करना, क्योंकि तुम्हारा ये काम अधूरा छोड़ गया है ना, तो जाने दे, मैं मेले से खरीद कर तुम्हें भेज दूंगी, लेकिन नाराज मत हो जाना। ऐसा उन्हें समझाने की कोशिश माँ करती है। मैं सिरचन को मनाने गया, देखा एक फटी हुई शीतल पाटी पर लेटकर वह कुछ सोच रहा है। मुझे देखते ही बोला, बबुआ जी अब नहीं, कान पकड़ता हूँ, अब नहीं, मोहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूँगा, कौन पहनेगा। ससुरी खुद मरी, बेटे बेटिया को भी साथ ले गई अपने, और बबुआ जी मेरी घरवाली जिंदा रहती तो मैं ऐसी दुर्दशा भोगता। देखो, सिरचन को मनाने के लिए लेखक जाता है, लेकिन लेखक के जाने पर वही उन्होंने देखा कि ये सिरचन फटी हुई शीतल पाटी पर लेट गया है और लेटकर वही कुछ सोच रहा है अपने जीवन के बारे में। जब लेखक को उन्होंने देखा तो सिरचन कहता है कि बबुआ जी, बबुआ बोले तो बाबूजी, कान पकड़कर कहता है, ना बाबा ना, मैं नहीं आऊँगा और ये अपना काम मैं नहीं करूँगा, ये मोहर छाप वाली धोती लेकर मैं क्या करूँगा और कौन पहनेगा, क्योंकि मेरी जो ससुरी है बोले तो उनकी पत्नी, उनकी बीवी पहले ही मर गई है। पत्नी तो अकेली नहीं मरी, बल्कि उनके बेटे बेटियों को भी साथ में लेकर गई है, जैसे बच्चे भी उनके मर गए हैं। अकेला ये सिरचन रहता है और ये कहता है कि अगर ये घरवाली मेरी जिंदा होती तो ऐसी दुर्दशा क्यों भोगता मैं, क्योंकि खाने पर काम करना पड़ता है ना उन्हें। दूसरों के घर में अगर खाना दिया जाएगा तो ही ये काम करता है। इसका कारण यही है कि उनकी पत्नी नहीं है घर में, इसलिए खाना कौन बनाएगा और क्या खाएगा। इस तरह ये ऐसी दुर्दशा मुझे क्यों भोगनी पड़ती है, तो मेरी घरवाली जिंदा नहीं है, इसलिए ऐसी दुर्दशा में मैं रहता हूँ। यह शीतल पाटी उसी की बुनी हुई है। इस शीतल पाटी को छूकर कहता हूँ, अब यह काम नहीं करूँगा। गांव भर में तुम्हारी हवेली में मेरी कदर होती थी, अब क्या। मैं चुपचाप वापस लौट आया, समझ गया कलाकार के दिल में ठेस लगी है, वह नहीं आ सकता। देखो, जब लेखक को वही कहता है कि ये शीतल पाटी जो है ना, फटी हुई शीतल पाटी थी, लेकिन वही शीतल पाटी उनके पत्नी ने बनाई थी, इसलिए वही पत्नी की बनी हुई फटी हुई है, फिर भी उसे प्यार से वही उस पर सो जाता है और उस शीतल पाटी का ही उपयोग करता है वह अपने घर में, और कहता है कि इस शीतल पाटी की सौगंध लेकर, इसे छूकर मैं कह दूंगा कि अभी से मैं ये काम नहीं करूंगा, मैंने ये काम छोड़ दिया है। गांव भर में तुम्हारी हवेली में, लेखक का बड़ा घर था जैसे हवेली जैसा, इस हवेली में ही मेरी कदर होती थी, कदर की जाती थी। तुम्हारी माँ मेरे माँ के जैसा मेरे साथ व्यवहार करती थी, तुम भी मुझे बड़े भाई के जैसे लगते थे, लेकिन मैं अब ये सभी छोड़ दूंगा। ये कहने के बाद लेखक समझ जाता है कि सचमुच ही इसके दिल में चोट लग गई है, जैसे दिल में ठेस लगी है। और इसी तरह कलाकार अपने दिल में ठेस लगने पर अपनी कला को जैसे ये छोड़ने की कोशिश करता है, इसी तरह इस सिरचन ने भी अपनी कला को छोड़ने की सौगंध खाई है। तब लेखक भी चुपचाप वापस लौट आता है, लेकिन कुछ कहता नहीं है, क्योंकि मामला तो ऐसा हुआ ही है, इसलिए वही चुपचाप अपने घर लौट जाता है। बड़ी भाभी अधूरी चीक में रंगीन छीट का झालर लगाने लगी। यह भी बेजा नहीं दिखलाई पड़ता, क्यों मानो। देखो, तब सभी घर वालों को पता चलता है कि अब ये सिरचन कभी नहीं आएगा और उनकी ये सभी चीज़ों को पूरा नहीं करेगा। इसलिए बड़ी भाभी जो थी, इस अधूरी चीख को देखकर वही उस पर छींट का झालर लगाना चाहती है,
कहती है कि हम इसे छींटे होती है ना कपड़ों पर, ऐसे छींटों का झालर मैं लगाऊंगी जिससे ये कोई बेजा नहीं दिखलाई पड़ेगा। बेजा बोले तो कोई बेकार नहीं लगेगा, ये भी बहुत सुंदर लगेगा। क्यों मानू? ऐसा कहकर मानू से पूछने की कोशिश करती है। मानू कुछ नहीं बोली बेचारी, किंतु मैं चुप नहीं रह सका। चाची और मंजली भाभी की नज़र न लग जाए इसमें भी। देखो, तब मानू तो चुपचाप रहती है, लेकिन ये लेखक चुप नहीं रह सका। उन्होंने कहा कि चाची और मंजली भाभी की नज़र इस पर्दे को भी न लग जाए, क्योंकि जो वह पहले से ही ईर्ष्या करती थी, इसलिए लेखक ने उनके मुंह से ये वाक्य चला जाता है, कह डालता है। मानू को ससुराल पहुंचाने मैं ही जा रहा था। अब मानू को ससुराल पहुंचाने का दिन आ गया। अब उसके साथ में लेखक को ही जाना पड़ा, क्योंकि बड़ा भाई होने के नाते ससुराल उन्हें भेजने के लिए जाना पड़ता है भाई को। ऐसे ही लेखक उन्हें मानू को ससुराल पहुंचाने के लिए जा रहा था। स्टेशन पर सामान मिलाते समय देखा मानू बड़े जतन से अधूरी चिक को मोड़कर लिए जा रही है अपने साथ। मन ही मन सिरचन पर गुस्सा हो आया। चाची के सुर में सुर मिलाकर कोसने को जी हुआ, कामचोर चटोर। देखो, जब स्टेशन पर गए सामान लेकर, वहाँ सामान लेने के बाद स्टेशन पर जब पहुँच गए तो मानू ने ये जो अधूरी चीक थी, उस चीक को भी उन्होंने मोड़कर यानी कि फोल्ड करते हुए उसे साथ में ले जा रही थी। बड़े प्रेम से वही साथ में ले जा रही थी, लेकिन मन ही मन वही सिरचन पर बड़ा गुस्सा कर रही थी कि उन्होंने मेरा जो काम था वही अधूरा छोड़कर चला गया है। इसलिए जैसे वह चाची के सुर में सुर मिलाना चाहती है अपने मन में और उसे कोसना चाहती है, कोसना यानी कि भली बुरी बातें कहना, ऐसे ही वही उनके भी मन में आता है कि चाची ने जो कहा था ना, कामचोर कही का चटोर कही का, यही शब्द वह भी देना चाहती है, उन्हें कोसना चाहती है। लेकिन गाड़ी आई। सामान चढ़ाकर मैं दरवाज़ा बंद कर रहा था कि प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए सिरचन पर नजर पड़ी। बबुआ जी, उसने दरवाजे के पास आकर पुकारा। देखो, जब गाड़ी आ गई, प्लेटफॉर्म पर गाड़ी आती है, रेलगाड़ी, इस रेलगाड़ी में अभी इन दोनों को जाना था। सामान चढ़ाकर मैं दरवाज़ा बंद कर रहा था। डिब्बे में बैठकर सामान पहले चढ़ाया जाता है, फिर बैठा जाता है, उसके बाद दरवाज़ा बंद कर दिया। दरवाज़ा लगाने लगा कि उसे प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए सिरचन की आवाज़ आई। नज़र पड़ गई उस पर। बबुआ जी, वही पुकार रहा था। उसने दरवाजे के पास आकर पुकारा। जब वही उस डिब्बे के दरवाजे में आकर पुकारता है लेखक को, तब क्या है, मैंने खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कहा। देखो, लेखक को पहले उन्हें गुस्सा आया था, पहले तो मनाने के लिए गया था, लेकिन फिर भी मनाने पर भी वह नहीं आया और अपनी लाडली बहन का जो कोई उनकी फरमाइश थी उनके पतिदेव की, वही फरमाइश को इन्होंने पूरा नहीं किया, इसलिए उन्हें उनके भी मन में अभी गुस्सा आ रहा था सिरचन पर। इसलिए झिड़की के स्वर में, झिड़की बोले तो चिढ़कर, थोड़ा सा चिढ़कर वही खिड़की से बाहर अपनी गर्दन उठाकर कहता है कि क्या है। तब सिरचन ने पीठ पर लदे हुए बोझ को उतारकर मेरी ओर देखा। दौड़ता आया हूँ, दरवाजा खोलिए, मानू दीदी कहाँ है, एक बार देखो। देखो, वही कहता है कि अरे दौड़ता आया हूँ, तुम दरवाज़ा खोलो, मानू दीदी कहाँ है, मैं एक बार मानू दीदी से मिलना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। सिरचन दादा, मानू इतना ही बोल सकी। देखो, मानू ने जब देखा कि उनके पीठ पर कोई तो सामान है और ये लेकर आया है, तब ये मानू भी इतनी भावुक हो जाती है कि प्यार से पुकारते कि सिरचन दादा। तब खिड़की के पास खड़े होकर सिरचन ने हकलाते हुए कहा, यह मेरी ओर से है, सब चीज़ें हैं दीदी, शीतल पाटी, चिक और एक जोड़ी आसनी कुश की। गाड़ी चल पड़ी। देखो, जाते समय हकलाते हुए, हकलाना बोले तो तुतलाना, जो कि अपनी बातें सीधी तरह से वही बोल नहीं सका, बोलते बोलते भी उनकी भावनावश उनके शब्द जरा ऐसे वैसे निकलते हैं और कहता है कि यह मेरी ओर से है दीदी, ये सब चीज़ें तुमने जो मंगाई थी, जो कही थी, वही मैंने लाई है। शीतल पाटी है, चिक है और एक जोड़ी आसनी कुश की। आसनी बोले तो
खाने पर हम खाने के लिए या पूजा के लिए जो बैठते हैं, उस बैठने के लिए जो हम आसन का इस्तेमाल करते हैं, आसन आजकल तो तरह तरह के फैशनेबल निकले हैं जो कोई अलग अलग होते हैं, लेकिन उस ज़माने में ये जो कुश से बनाए जाते थे, कुश बोले तो एक घास का प्रकार है, कुश नामक का घास, उस घास से बनाया हुआ जो धार्मिक विधियों पर इस कुश के आसन का उपयोग किया जाता है। ऐसे ही कुश का उपयोग करने के लिए उन्होंने आसन की एक जोड़ी उन्होंने लाई हुई थी, और ये सभी चीज़ें देकर वही नीचे उतर जाता है, और तब ये गाड़ी चल पड़ी। मानो मोहर छाप वाली धोती का दाम निकाल कर देने लगी, सिरचन ने जीभ को दांत से काट कर दोनों हाथ जोड़ दिए। देखो, मानो जाते समय सिरचन को मोहर छाप वाली धोती का जो दाम होगा, पैसे होंगे, वही पैसे देना चाहती है उनके हाथ में, लेकिन ये अपने जीभ को काट देता है। ना बाबा ना, हाथ जोड़ता है और ना कहता है, और वही पैसे लेने के लिए तैयार नहीं होता। मानो फूट फूट कर रो रही थी। मैं बंडल को खोलकर देखने लगा। ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीकी, रंगीन सुतलियों के फंदों का ऐसा काम पहली बार देख रहा था। देखो, जब ये पैसे न लेकर सिरचन चला जाता है तो मानू को सचमुच ही रोना आता है। सचमुच ही ये सिरचन अपनी कला को उन्होंने समर्पित कर दिया है, और ऐसे वक्त भी उन्होंने जाते समय भी मेरा काम अधूरा न छोड़कर वही पूरा कर दिया है, और मेरी इच्छा की पूर्ति करते हुए इन्होंने यहाँ तक आकर मुझे ये सभी सामान दे दिया है। कितना प्रेम है भाई का, जैसे बड़ा भाई जैसे होता है ना, वैसे ही ये बड़े भाई ने अपने छोटे बहन की इच्छा को पूर्ण किया है। ऐसा सोचकर ये फूट फूट कर रोने लगती है। फूट फूट कर रोना, इस मुहावरे का मतलब है जोर जोर से रोना। इसी तरह ये फूट फूट कर रोते हुए उस बंडल को खोलकर देखते हैं ये दोनों भी, लेखक और मानू। तो ऐसी कारीगरी थी, ऐसी कलाकारी थी जो कि इतनी बारीकी से बनाया हुआ था उन्होंने, कि रंगीन सुतलियों के फंदों का ऐसा बारीक काम किया था उन्होंने कि जो लेखक और मानू दोनों भी जैसे पहली बार ऐसी कारीगरी देख रहे थे। अभी तक उन्होंने किसी के लिए भी इतना सुंदर काम नहीं किया होगा। इतना सुंदर काम लेकर ये मानू दीदी से दिया जाता है। इस तरह ये कलाकार जो होता है, कलाकार अपनी कला का सम्मान करता है। वह सब कुछ बर्दाश्त करता है, लेकिन अपने दिल को चोट जब लगती है तो वह बर्दाश्त उसे नहीं होता। इसी तरह उनके दिल को बड़ी चोट लगती है उस चाची के बातों की, मंजली भाभी के बातों की। इसी तरह ये बहुत दिल को चोट पहुंचाने के बाद ये अपना काम छोड़ देता है, लेकिन ये मानू का काम है। सौगंध खाने के बाद भी वही अपना मानू का काम पूरा कर देता है, और इस तरह रेणु से इस मानू को विदा करता है। इस प्रकार ये ठेस इस पाठ को अब पूरा हो गया है, पूरा कर दिया है। लेखक ने ये जो पाठ लिया है, फणीश्वर नाथ रेणु की संपूर्ण कहानियों में से ये पाठ लिया है। इस तरह ये पाठ पूरा हो गया। अब इसके नीचे जो स्वाध्याय है, ये स्वाध्याय आपको सूचना के अनुसार कृत्या करके आपको ये स्वाध्याय अपने कॉपी में लिख कर लाना है। जो यही स्वाध्याय मैं उसकी जांच पड़ताल करूंगी, इसलिए छात्रों अपने अपने कॉपी में ये स्वाध्याय को लिखकर ले आओ। धन्यवाद।